आपका आगे जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पहले सिंपल ही केस करेंगे, पहले सिंपल चीजों को समझते हैं। तो आप जब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन करोगे तो अभी एक ही रिएक्टेंट ले रहे हैं, ठीक है। एक से ज्यादा रिएक्टेंट वाला केस थोड़ी देर बाद कर लेंगे, पहले एक सिंपल सा केस समझ लेते हैं कि कैसे इनको अप्रोच करना है। तो ए से क्या होगा, ए से आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म होगा, टी इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन सी नॉट ले रहे हैं, और t इक्वल टू टी पे इसका कंसंट्रेशन सी टी, मतलब कि जो बचा हुआ है, मतलब इसका सी टी का मतलब क्या होता है, सी टी का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। तो टाइम टी पे जो कंसंट्रेशन होता है ए का, उसको सी टी बोलते हैं। तो डिफाइन कैसे किया जाएगा, वही रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी ए बाई डी टी, ये आपके पास होगा माइनस डी ए बाई डी टी, और इक्वल टू क्या होगा के, और ये क्या होता है ए का स्क्वायर, तो वो सेकंड ऑर्डर है तो ए का स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको देखो हम लोग करते हैं सॉल्व। हाँ, यही आपका रेट होता है, मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन है। इसको सॉल्व करने के पहले एक बात समझ लेते हैं, पहले एक बात मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। इसको सॉल्व करने के पहले देखो, ये ऑर्डर इसका सेकंड, पहले मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, मतलब एक एक कंपैरिजन जो आपको पता होना चाहिए, जो पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखो, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन था, जीरो ऑर्डर, तो वहां पे रेट इक्वल टू क्या था, के और ए टू द पावर जीरो, मतलब कि जीरो ऑर्डर के केस में अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम भी होता है तो उसका रेट का कोई लेना देना नहीं, रेट उसका कांस्टेंट है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में क्या होता है, रेट रिएक्शन का फिक्स होता है, वो उसी रेट से चलता रहता है, मतलब जीरो ऑर्डर का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से कोई लेना देना नहीं होता, वो आराम से चलता रहता है। जब आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था तो रेट इक्वल टू क्या था, के और ए टू द पावर वन, तो ए टू द पावर वन था। तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे जाएगा वैसे वैसे रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, वैसे वैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा, वैसे वैसे रेट कम होगा, ठीक है। तो रेट वैसे वैसे कम होता है। तो हमने जब सेकंड ऑर्डर का बात किया तो यहाँ पे रेट इक्वल टू क्या था, ये के और ये ए का स्क्वायर। तो इन देखो, यहाँ पे भी जैसे जैसे रिएक्शन आगे जाएगा, आगे प्रोसीड करेगा, मान लो रिएक्शन आगे जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, तो जैसे जैसे प्रोसीड करेगा तो ए का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। जब इसका कंसंट्रेशन कम होगा तो ये स्क्वायर है, तो समझ में आपको आ रहा है, स्क्वायर है तो ये रेट जो होगा ये ज्यादा स्पीड में कम होगा, क्योंकि यहाँ पे ए का स्क्वायर आ रहा है। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर को कंपेयर करो तो सेकेंड ऑर्डर में स्क्वायर हो रहा है, तो वहां पे जब कंसंट्रेशन कम होगा तो उसका स्क्वायर हो गया तो वैल्यू ज्यादा कम हो जाएगी, शायद आपको पता हो 0.1 का स्क्वायर 0.01 हो जाता है। तो सेकेंड ऑर्डर में जो रेट का जो डिक्रीज होगा वो ज्यादा फास्ट होगा। तो पहले एक ग्राफ हम लोग प्लॉट कर लेते हैं रेट के ही बारे में, उसको सॉल्व करने के पहले। तो देखो होता इसमें क्या है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर का ग्राफ एक ही जैसा दिखता है, पर उसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ये पहला ग्राफ था जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर का रेट धीरे धीरे कम होता रहता है, तो ये ग्राफ है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर में स्पीड ज्यादा तेजी से कम होता है, तो ये सेकंड ऑर्डर के लिए होगा। मान लो बाई चांस रिएक्शन आपको आगे कभी थर्ड ऑर्डर मिल गया, तो इसमें भी स्पीड और फास्ट होगा। तो जब ऑर्डर ज्यादा होगा तो पावर ज्यादा होगा, तो स्पीड जो कम होगा रिएक्शन का वो ज्यादा स्पीड में कम होगा, मतलब रेट ज्यादा स्पीड में डाउन हो जाएगा। तो ये आपको मतलब पता होना चाहिए पहले रेट के बारे में। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व भाई जो कल मैंने कई करवाए थे तो आप लोगों को याद ही होगा, तो ये होगा माइनस डी ए बाई ए स्क्वायर और इक्वल टू होगा के डी टी, और इसको अब इंटीग्रेट करेंगे। जब इसका कंसंट्रेशन जीरो है तो ये सी नॉट है, और ये जब टी है तो ये सी टी होगा। तो अब आप लोगों को सबको पता है क्या काम करना है, सबको इंटीग्रेट करना है और इसका रिजल्ट बताना है क्या होगा। अच्छा चलो मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, आप लोग मुझे बताओ ये गलत है कि सही है।
तो सब लोग इसको वेरीफाई करो, बताओ सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। तो इसको इंटीग्रेट करना है, लिमिट रखना है और कुछ नहीं। तो बताओ सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। एक बच्चे ने बोला यस, एक बच्चे ने बोला नो। नो, ठीक है। तो वहां पे ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, तो इसलिए ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। ठीक है, बेटा यस नहीं है, नो है। यहाँ नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, तो यहाँ माइनस या प्लस, मतलब फॉर्मूला एक्चुअल में ये है 1/ct माइनस 1/c0 इक्वल टू kt। ठीक है, तो नेगेटिव साइन ऑलरेडी था। अब हम लोग इसमें इसका हाफ लाइफ समझते हैं। इसका हाफ लाइफ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, एक बार इसको भी कर लेते हैं। तो हाफ लाइफ क्या होता है कि वो टाइम पीरियड जिसमें हाफ रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका हाफ ऑफ रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड, तो जो आधा जो रिएक्टेंट होता है वो आपका कंज्यूम हो जाता है, तो यही हाफ लाइफ होता है। तो हम लोग यहाँ पे Ct की जगह क्या करेंगे, C0/2 रखेंगे। तो वहां पे रखने पे देखो क्या हो जाएगा, 2C0/2 माइनस 1 माइनस C0 इक्वल टू kt, या t हाफ इसको लिख सकते हो। या फिर यहाँ से देखो जो हाफ लाइफ जो आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 1/C0 इंटू के। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना। बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होगा, मतलब C0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। देखो C0 तो पता है, C0 का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे जैसे जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन कम होगा, ये हाफ लाइफ वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। चलो इस बात को समझते हैं, कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शनल है। हम लोग अभी nth ऑर्डर को करेंगे तो सबके लिए जनरल फॉर्म आ जाएगा, पर पहले इसको समझते हैं। तो देखो पहले है क्या, नॉर्मली जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखो सबसे पहले जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में मैंने क्या बताया, जैसे हाफ लाइफ मान लो C0, ये C0/2, C0/4, C0/8 एंड C0/16। तो अगर ये टाइम t रखता है तो ये टाइम t/2 होगा, और ये टाइम मैंने t/4 बताया, और ये टाइम t/8। मतलब कि जीरो ऑर्डर के केस में जब कंसंट्रेशन कम होता है तो हाफ लाइफ कम होती है। यहाँ पे हम लोग करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। देखो फर्स्ट ऑर्डर के केस में ये कांस्टेंट है, तो ये t, ये t, ये भी t, और ये भी t। तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में हाफ लाइफ कांस्टेंट होता है, मतलब कि वो चेंज नहीं होता है, वो फिक्स रहता है। पर अगर आप सेकेंड ऑर्डर की बात करो तो यहाँ पे हाफ लाइफ कम होगा जब कंसंट्रेशन, मतलब हाफ लाइफ यहाँ पे ज्यादा होगा जब कंसंट्रेशन कम होगा। दिस मीन्स अगर ये t है तो ये वाला वैल्यू आपके पास 2t हो गया है, तो ये आपके पास 4t हो जाएगा। देखो जब ये इनिशियल कंसंट्रेशन कम होगा, जैसे यहाँ पे कम हो गया, तो टाइम वैसा बढ़ता जाएगा, और ये आपके पास होगा 80। तो ये आपके पास हाफ लाइफ होते हैं। इसको एक बार फिर से थोड़ा सा मैथ्स से रिलेट करते हैं। तो आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाया गया होगा सीक्वेंस एंड सीरीज, जहां पे आप लोगों को पढ़ाया गया होगा एपी, जीपी एंड एचपी। क्योंकि nth ऑर्डर भी होता है या थर्ड ऑर्डर भी होता है, लेकिन नॉर्मली पूछे नहीं जाते। पूछे नॉर्मली यही तीन ऑर्डर ही जाते हैं। आपको बुकलेट में या एग्जाम में यही इस पे ही बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी मतलब अदर्स पे क्वेश्चन नॉर्मली आते नहीं है। nth ऑर्डर बाकी मैं लिखवा दूंगा, कुछ और आएगा तो आप इनका वैल्यू रख के निकाल सकते हो फॉर्मूला। तो देखो है कि एक बार फॉर्मूले को रिवाइज करते। देखो जीरो ऑर्डर में फीलिंग क्या आ रहा था, देखो C0 माइनस CT इक्वल टू KT। तो आपने जब जीरो ऑर्डर का जब फॉर्मूला लिखा, सेकंड ऑर्डर पे O
पे क्या होगा? ओ पे मतलब कि बेटा जीरो पे, ओ मतलब क्या है बेटा? जीरो। जीरो पे तो यही रहेगा ना टी, मतलब क्या कह रहे हो? देखो बेटा ओ मतलब कि वो तो इनिशियल कंसंट्रेशन होता है ना, वो तो वही रहता है वो। तो देखो इसमें पहले फॉर्मूला लिख के चेक करते, देखो फिर से देखो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था? ये था आपके पास ln सी नॉट बाई सी टी, और ये आपके पास था के टी। और जो सेकेंड ऑर्डर का हमने अभी जो फॉर्मूला बनाया, ये आपके पास था 1 बाई सी टी माइनस 1 बाई सी नॉट इक्वल टू के टी। देखो के तो रेट कांस्टेंट है, देखो के तो रेट कांस्टेंट है, देखो अच्छा टी बाई 16 से जीरो, अरे वो इनफाइनाइट टाइम पे होगा भाई। देखो होता ये है कि जब फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब कि सेकेंड ऑर्डर और उसके बाद का कोई ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो सकता। देखो जितने भी रिएक्शंस होते हैं, ये देखो मैंने ग्राफ भी वैसे प्लॉट किया था, इसको मैंने जीरो को टच नहीं करवाया, मतलब रेट धीरे धीरे कम होता जाएगा, सेकंड ऑर्डर का रेट धीरे धीरे कम होगा, ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता है। देखो एक बात मैं बता देता हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप जब इसको लेक्चर बना के लिखना तो इसको ध्यान रखना, जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनमें सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होता है, इसके अलावा और कोई रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता है, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो, चाहे वो सेकंड ऑर्डर हो, चाहे वो थर्ड ऑर्डर हो। बाकी सबके केस में क्या होता है, जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा वैसे वैसे रेट कम होने लगेगा, तो रिएक्शन बहुत धीरे धीरे मूव करेगा। तो ऐसे रिएक्शंस को कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है, या आप कह सकते हो कि ये रिएक्शंस कभी कंप्लीट नहीं होते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर या कोई भी हायर ऑर्डर रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही कंप्लीट होता है। तो वो कभी कंप्लीट ही नहीं होगा बेटा, वो कभी जीरो हो ही नहीं सकता एक्चुअल में। अब थोड़ा सा देखो मैथ्स, थोड़ा आप देखो यहाँ पे दो का डिफरेंस सी नॉट माइनस सी टी, तो डिफरेंस आप लोगों ने निकाला होगा कुछ एपी में, तो जीरो ऑर्डर कुछ कुछ आपको एपी का फीलिंग देता है, कुछ कुछ, मतलब आप थोड़ा इसका ध्यान रखोगे तो आपको सही रहेगा। तो जो यहाँ पे देखो रेशियो ले रहे हैं, शायद आपको याद होगा जीपी में आपने रेशियो लिया होगा, तो ये कुछ कुछ आपको जीपी का फीलिंग देने का ट्राई करता है, और यहाँ पे आपने रेसिप्रोकल लिया है, तो ये कुछ कुछ किसका फीलिंग दे रहा है? एचपी का। तो ये तीन ऑर्डर और उसमें जीरो ऑर्डर कुछ कुछ एपी जैसा रहता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो ये सब आपको पता होगी। तो ये तीन ऑर्डर हो गए। अब हम लोग इसमें पहले काम करते हैं, nth ऑर्डर ही निकाल लेते हैं, फिर दो रिएक्टेंट वाला काम करते हैं। तो हम लोग इसमें निकालते हैं nth ऑर्डर रिएक्शन। देखो इन तीनों को फॉर्मूले याद रखने हैं, इसके अलावा मान लो अगर आप, क्योंकि मैंने देखो बताया ये था कि ऑर्डर तो हाफ हो सकता है, ऑर्डर 3/2 हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तब क्या करेंगे? तो मैं nth ऑर्डर का फॉर्मूला बता रहा हूं, अगर हाफ ऑर्डर दिया होगा तो n का वैल्यू हाफ रख देना, फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हो। तो क्या होगा क्या कि ए से रिएक्टेंट, इसमें एक चीज और आगे बढ़ने के पहले एक चीज और, ये जो तीनों फॉर्मूले हैं, आप लोगों को याद होगा ये जो तीनों फॉर्मूले मैंने बताए थे, ये तीनों फॉर्मूले तब है जब ए से बनता है प्रोडक्ट, तब ये फॉर्मूला होता है ये। मान लो अगर आपके पास x a से बनेगा प्रोडक्ट, मान लो अगर आपके पास x से दे दिया, मान लो कोफिशिएंट आपके पास x दे दिया, तो वैसे केस में पता होगा ना, रेट ऐसा डिसाइड होता है 1 माइनस 1 बाई एक्स और dx बाई मतलब वही -1/x और dA बाई dt, और फिर वही जो भी होगा k इंटू कंसेंट्रेशन। जीरो ऑर्डर होगा तो जीरो हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा तो 1 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हर बार क्या होगा कि जो x होगा वो इधर चला जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोफिशिएंट x दे दिया, तो फॉर्मूला जीरो ऑर्डर का क्या होता है? जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला होता है फिर सी नॉट माइनस सी टी इक्वल टू एक्स के टी। एक्स मतलब के की जगह आपको मतलब एक्स के लिखना है। अगर फर्स्ट ऑर्डर हो गया तो कोफिशिएंट क्योंकि फिक्स होता है, वो भी कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, तो फर्स्ट ऑर्डर में भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसको एक्स के कर लेना। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? फॉर्मूला यहाँ पे होता है फिर ln सी नॉट माइनस सी टी इक्वल टू एक्स के टी। और अगर आपके पास सेकेंड ऑर्डर होगा तो फॉर्मूला क्या होगा? ये आपके पास 1 बाई सी टी माइनस 1 बाई सी नॉट इक्वल टू एक्स के टी। तो अगर कोफिशिएंट कुछ आ गए तो के की जगह एक्स के करना मत भूलना, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखना एक्चुअल में।
ऐसा चेंज करके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखो nth ऑर्डर कर रहे हैं तो हमने कोविशन नहीं लिया है, ठीक है। अगर कोविशन कुछ लोगे तो k की जगह वो वही मल्टीप्लाई हो जाता है और इसके अलावा कोई चेंज नहीं आता। तो रेट क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के और ए टू द पावर एन, ठीक है, ये होगा। तो n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो वही सेम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। तो माइनस डी ए और ए टू द पावर एन इक्वल टू क्या होगा, के डी टी। जब टाइम 0 होगा तो ये सी नॉट होगा, जब टाइम टी होगा तो सी टी होगा। मैं आप लोग कुछ करो उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि आप लोग कुछ इसमें स्टार्ट करो। तो ए से प्रोडक्ट बनेगा, हाँ ए से प्रोडक्ट ही बनेगा, हाँ 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 भाई ए से प्रोडक्ट बनेगा। तो आप लोग देखो कुछ सॉल्व करो, इसके पहले देखो मैं कुछ बात बताना चाह रहा हूँ, कुछ कैलकुलस के रिगार्डिंग कुछ बातें बताई जाती है, कई बार आप लोग ध्यान नहीं देते हो। देखो पढ़ाया ये जाता है कि जो dx अपॉन एक्स टू द पावर n होता है, इसका इंटीग्रेशन पढ़ाया गया होगा x का पावर माइनस एन प्लस वन अपॉन माइनस एन प्लस वन, ये पढ़ाया गया होगा। साथ में कंडीशन बोला गया होगा कि n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। अरे 1 लेने पे ये वैलिड नहीं होगा, dx बाई एक्स लॉग एक्स होता है। अरे ये फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा ये, और ये बोला गया होगा कि इसमें n का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। जब dx बाई एक्स होता है तो log x होता है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो हम लोग इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं ये सारे ऑर्डर के लिए वैलिड है एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर। तो ये सबके लिए वैलिड होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं होगा, क्योंकि dx बाई एक्स जो होता है वो ln x होता है। तो ये फॉर्मूला उसके लिए वैलिड नहीं रहेगा, बाकी सबके लिए वैलिड रहेगा। तो इतना आपको इंटीग्रेशन के टाइम बताया गया होगा। तो इसमें जो रिजल्ट आएगा उससे फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला कभी नहीं बनेगा, बाकी सबका भले बन जाए, क्योंकि इंटीग्रेशन का बेसिक रूल है। और बेसिक रूल इंटीग्रेशन के देखो मैंने बनाए नहीं है, तो इसलिए मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता भाई क्यों ऐसा रूल बनाया है। तो मैथ्स वालों का रूल है, केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर रहे हैं, तो वो मैथ्स वाले से पूछना सर ऐसा रूल क्यों बनाया है। तो इसमें n का वैल्यू बस 1 नहीं होना चाहिए। तो देखो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होगा, तो मेरे हिसाब से ये माइनस, ये ऑलरेडी माइनस है, और इसको मैं ऐसा कर देता हूँ कि मैं ऊपर जाएगा माइनस एन, तो इसको कर देता हूँ माइनस एन प्लस वन, और इसको अंदर भेज देता हूँ तो ये होगा 1 अपॉन सी टी टू द पावर एन माइनस वन अपॉन सी नॉट टू द पावर एन माइनस वन इक्वल टू के टी। तो ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है, बस एन 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें एक बार चेक कर लो ये रिजल्ट, इसमें डिनोमिनेटर में 0 आएगा इसलिए, हाँ वही वही डिनोमिनेटर में 0 आएगा इसलिए तो वो फॉर्मूला वैलिड नहीं होता है। और dx बाई एक्स लॉग एक्स होता है, तो लॉग एक्स क्यों होता है ये तो वही मैंने कहा वही मैथ्स वाले बता सकते हैं। तो इसको एक बार वेरीफाई करो सब लोग, देखो ये सही है कि गलत है। नहीं बेटा ये सही लिखा है, ये माइनस एन है ना ये। मेरे हिसाब से सही लिखा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है सही लिखा हुआ है। रुको रुको एक बार चेक, मैं खुद ही सोच लेता हूँ। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे ये गलत है, मिस्टेक है एक्चुअल में ये। इसमें एक्चुअल में ये माइनस होगा, यहाँ पे माइनस साइन में ना ये, तो यहाँ पे ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। एक्चुअल में फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है ये 1 अपॉन 1 माइनस एन, हाँ ये 1 अपॉन सी टी मतलब सी नॉट और एन माइनस वन, और ये माइनस होगा सी टी एन माइनस वन,
और KT, ये होगा आंसर। और आप इसमें n का कोई भी वैल्यू रख के देखना चाहो, फॉर्मूला सेम मैच करेगा। जैसे मान लो मैं n का वैल्यू 0 रख देता हूँ, तो देखो ये 1 आ जाएगा 0 रखने पे। सर मैंने नेगेटिव साइन, वो कोई बात नहीं बेटा, देखो ये फॉर्मूला मैंने बना दिया है, आपको चाहो तो प्लस माइनस खुद से अरेंज कर लो, फॉर्मूला ऐसा ही वैसे लिखा जाता है। और मैं फॉर्मूला मैच करवा के दिखा देता हूँ। मैंने जो जीरो ऑर्डर, मैंने आप लोगों को जो जीरो ऑर्डर और जो सेकेंड ऑर्डर पढ़ाए उसमें फॉर्मूले मैच करके देख लेते हैं। n का वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हैं तो ये 1 हो जाएगा, और ये मतलब पावर -1, तो ये C0 हो जाएगा माइनस CT और इक्वल टू KT। तो देखो यही फॉर्मूला आ रहा है जीरो ऑर्डर का, एकदम सही मैच कर रहा है। n इक्वल टू देखो 2 रख के चेक करते हैं, n2 रखोगे तो देखो ये -1 आ जाएगा नीचे, और ये होगा 1/C0 और ये होगा 1/CT और इक्वल टू KT। तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो देखो वही फॉर्मूला आ जाएगा। तो क्या होगा 1/CT माइनस 1/C0 इक्वल टू KT। तो फॉर्मूले मैच कर ही एकदम सही लिखा हुआ है। अब फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के बाकी सबके लिए फॉर्मूला आपका वैलिड रहेगा। तो अगर मान लो वैसे एग्जाम में तो कभी ऐसा आया नहीं है, पर आपके बुकलेट में ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आपको टेस्ट में देखने को मिल सकते हैं कि बोल दे 3/2 ऑर्डर है और इसको सॉल्व करो, तो इसमें n का वैल्यू 3/2 रख देना और आपका 3/2 ऑर्डर के लिए इक्वेशन आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना, और इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप थोड़ा इसको ध्यान दोगे तो आइडिया आपको लग जाएगा इसका। तो अगर कोई भी रैंडम ऑर्डर आ गया तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो इसमें। इसमें अब देखो हाफ लाइफ में आते हैं। तो हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड होता है जिसमें आधा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है। तो CT इक्वल टू क्या होगा C0/2, यहाँ पे रखते हैं तो क्या होगा देखो 1/1 माइनस 1, और ये हो जाएगा 1/C0 टू द पावर n-1, ये हो जाएगा 2 टू द पावर n-1 अपॉन ये हो जाएगा C0 टू द पावर n-1 इक्वल टू KT। तो इसको कुछ अच्छा दिखाने के लिए मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, देखो इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 टू द पावर n-1 -1 अपॉन n-1 और C0 टू द पावर n-1। सब लोग इसको वेरीफाई कर लो, ये आपका हाफ लाइफ होगा। तो n तो वैसे देखो k तो कांस्टेंट है, तो k तो कांस्टेंट है, k तो कांस्टेंट है, और n इसमें क्या ऑर्डर है। तो यहाँ पे देखो आप वेरीफाई कर लो, वैसे आंसर राइट ही है। तो ये जो हाफ लाइफ होता है, ये जो हाफ लाइफ होता है ये 1/C0 टू द पावर n-1 के प्रोपोर्शनल होता है। वैसे ये फॉर्मूला आपको जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं है, बाकी सबके लिए वैलिड है। ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको अलग से याद रखना है। तो ये याद रखना है कि जो हाफ लाइफ होता है इसके प्रोपोर्शनल होता है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि अगर जीरो ऑर्डर होता है तो हाफ लाइफ जो होता है वो C0 के प्रोपोर्शनल है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो इंडिपेंडेंट है, वो आपको पहले से पता है। पर मान लो अगर आपके पास सेकेंड ऑर्डर होता है तो जो हाफ लाइफ होता है वो C0 के उल्टा चलता है। अगर आपका थर्ड ऑर्डर होता है, मान लो अगर आपके पास थर्ड ऑर्डर है, तो जो हाफ लाइफ जो होता है वो 1/C0 का स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। फर्स्ट ऑर्डर का इंडिपेंडेंट होता है। तो ये nth ऑर्डर के फॉर्मूले आ गए, फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा कोई और मान लो रैंडम ऑर्डर आता है तो आप इसका यूज कर सकते हो। हाँ, अगर इसमें कोविसेंट मान लो, अगर कोविसेंट कुछ मान लेते हैं, अगर n टाइम अगर a से प्रोडक्ट बनता है, तो जैसा मैंने हमेशा बताया, तो इस केस में k की जगह n, इसको x कर लेते हैं। x टाइम अगर a बनता है तो आप k की जगह xk का यूज करोगे, तो फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो यहाँ पे फॉर्मूला 1/1 माइनस है, फिर 1/C0 टू द पावर n-1 और माइनस CT टू द पावर n-1 इक्वल टू xk। ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर आपको हाफ लाइफ लिखना होगा तो उसको भी x से मल्टीप्लाई कर देना। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर n-1 और ये n-1
और ये सी नॉट टू दी पावर n माइनस वन इक्वल टू एक्स के टी हाफ। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। जहां तक देखो सबको अभी तक समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं वैसे केस को देखते हैं कि अगर दो रिएक्टेंट दे दिया तब क्या करेंगे। कई बार एग्जाम में आपको दो रिएक्टेंट के केस भी देखने को मिल सकता है। दो रिएक्टेंट का केस वैसे नॉर्मली जेईई एडवांस के अलावा बाकी किसी एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन इसमें आगे मैं एक आपको थ्योरी वाला पार्ट बताऊंगा, छोटा सा पार्ट है जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। एक्चुअल में इस चैप्टर में एनसीईआरटी में भी थोड़ा सा पार्ट थ्योरी वाला दिया हुआ है। और मतलब मजे की बात तो ये कि जितना वो दिया हुआ है उस पार्ट पे है, मतलब उसी पार्ट पे जेईई मेन और नीट में बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो वो पार्ट भी इसके बाद समझ लेंगे, मतलब इसी का कंटिन्यू में है वो। तो डेरिवेशन तो नहीं दिया एनसीईआरटी में कुछ भी, पर उन्होंने उस पे बेस उस मतलब उस बेस पे थोड़ा सा थ्योरी दिया हुआ है जो हम लोग इसके बाद में समझेंगे, जिसपे कई बार क्वेश्चन एक्चुअल में आ चुके एग्जाम में, मतलब कि नीट में और जेईई मेन में। तो हम लोग समझते हैं कि अगर दो रिएक्टेंट गिवन है तब क्या होगा। when two reactants are given, तब सबसे पहले तो इसमें आपको सॉल्व करने के लिए आपको कैलकुलस आना चाहिए कि भाई कैलकुलस होता क्या है, कैसे करते हैं, मतलब पहले तो कैलकुलस आना चाहिए। तो हम लोग एक सिंपल सा केस ले रहे हैं जहां पे कोफिशिएंट 1 और 1 ले रहे हैं। ठीक है, कोफिशिएंट 1 और 1 लिया। अगर आप कोफिशिएंट को चेंज करने का मन करेगा तो मैं अभी देखो सॉल्व करने का तरीका मैं समझा रहा हूँ कैसे करना है, आप बेसिक को समझना मैं जो बताने जा रहा हूँ। कोफिशिएंट को अगर आप चेंज करोगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगा, और वो इंटीग्रेशन अभी आपके लेवल पे नहीं, अभी आप कर नहीं पाओगे, मतलब अभी आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया नहीं गया होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल होता है और इंटीग्रेशन काफी डिफिकल्ट होता है। मैं आप लोगों को एक मतलब इसको चालू करने के पहले मैं आप लोगों को अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक्चुअल में शायद आप लोगों को ये बात पता होगा, शायद मतलब मुझे नहीं मालूम कितना आप लोगों को कैलकुलस पता है, कि अगर एक नंबर है, अगर आप उसको डिफरेंशिएट करते हो और फिर अगर आप उसको इंटीग्रेट कर देते हो तो दोबारा सेम आ जाता है। मतलब शायद आपको पता हो कि अगर एक नंबर है उसको डिफरेंशिएट करो फिर इंटीग्रेट करो दोबारा सेम आएगा। डिफरेंशिएशन का मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना है, इंटीग्रेशन का मतलब उसको जोड़ना है। तो या उसका उल्टा, अगर एक नंबर है अगर आप उसको पहले इंटीग्रेट करो फिर डिफरेंशिएट करो तो इनडेफिनेट मतलब इंटीग्रेशन। अगर एक नंबर है उसको पहले इंटीग्रेट करो फिर डिफरेंशिएट करो तो सेम आता है। तो ये सब बातें शायद आपको पता होंगी। मैं एक्चुअली आप लोगों को अपना एक एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूँ कि अभी आपको कैलकुलस पढ़ाया जाएगा मैथ्स में, ऐसा कोई डाउट नहीं है, और इंटीग्रेशन काफी मतलब इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग तो बहुत है। मतलब कैलकुलस जो है मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये आपको मतलब लगता भी होगा और है भी एक्चुअली में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद था, क्लास 12th में तो बहुत ज्यादा मुझे पसंद था। पर मैं कुछ बातें देखो बताना चाह रहा हूँ कि मैं कई बार हमेशा कहता रहता हूँ कि मतलब मैथ के पेपर हमेशा कि आईआईटीज में थोड़े डिफिकल्ट आते हैं। नॉर्मली मतलब मैथ थोड़ा डिफिकल्ट आता है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रिलेटिवली थोड़ा सा सिंपल आता है, केमिस्ट्री नॉर्मली ज्यादा सिंपल आता है, और मैथ क्या होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है। आदमी जो बातें करता है एक्चुअल में वो ज्यादा अपने एक्सपीरियंस पे ज्यादा बोलता है। हाँ, लोगों को देख के वो भी लोगों का एक्सपीरियंस भी होता है अपनी जगह, पर खुद का भी अपना एक एक्सपीरियंस होता है लाइफ में जो बहुत मैटर करता है। तो मैंने कई बार बताया होगा आप लोगों को शायद कभी कि केमिस्ट्री मुझे बहुत ज्यादा पसंद सब्जेक्ट नहीं था। एक्चुअल में मुझे मैथ पहले बहुत पसंद था। मैं मतलब जब मैं आपकी एज में था, जब मैं 12th में था, तो मेरा अगर कोई फेवरेट सब्जेक्ट पूछे तो पहला चॉइस तो मैथ्स, वो मतलब वो मैं बहुत पढ़ता था। सेकंड चॉइस था केमिस्ट्री, थर्ड चॉइस था फिजिक्स, मतलब फिजिक्स मेरा लास्ट चॉइस था। तो मुझे मैथ्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, मतलब मुझे कैलकुलस मतलब काफी ज्यादा आता था। 2006 में जब मैं एग्जाम देने गया था तो मतलब मैथ्स का पेपर उस साल इतना डिफिकल्ट आया था कि हम लोगों के टाइम पे मतलब कि सब में इंडिविजुअल कट ऑफ भी होता था, आजकल वो 10% कर दिया है। हम लोगों के टाइम पे 35% था, मतलब सब में 35% लाना है और टोटल भी क्रॉस करना है, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। तीनों सब्जेक्ट को पास करना जरूरी था। तो मैथ्स जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, और उसमें ये कंडीशन हो गई थी कि मेरे 35% मार्क्स नहीं आ रहे थे जे एडवांस में। फिजिक्स में भी हो गया, जबकि फिजिक्स मेरा उतना अच्छा सब्जेक्ट नहीं था, और केमिस्ट्री में भी हो गया, पर मैथ्स में ये कंडीशन थी कि मुझसे पेपर मेरा मतलब हिल ही नहीं रहा था, बन ही नहीं रहा था उसमें।
तो उसमें एक ऐसा क्वेश्चन था जो मैं कभी जल्दी भूलता नहीं, क्योंकि उसमें एक एक नंबर दो दो नंबर के बहुत कमी थी, क्योंकि बस पास होना था। तो एक न्यूमेरिकल आया था मेरे को, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था एक्चुअल में। मुझे उसके पहले लगता था, उस पेपर के पहले तक, कि मेरा कैलकुलस बहुत अच्छा है। उस पेपर ने मेरा मतलब कॉन्फिडेंस लो कर दिया कि मेरा कैलकुलस अच्छा नहीं है। तो वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मैंने 2-4 मिनट तक ट्राई किया और मेरे से मतलब बना ही नहीं। मतलब मैंने हर चीज ट्राई करके देखा, मेरे से नहीं बना 2-4 मिनट। एग्जाम में तो हर मतलब टाइम का वैल्यू होता है। फिर मैंने सोचा भाई एक ही ऑप्शन इसका है कि क्योंकि पास होना है और छोड़ दिए, एक तो ऑलरेडी पेपर में बहुत कम बनना है और ये भी छोड़ दिया इंटीग्रेशन भी, तो फिर पता चला पास ही नहीं हो पाए। तो मैंने क्या किया, चारों ऑप्शन को डिफरेंशिएट कर लिया फटाफट फटाफट, और उसमें से एक ऑप्शन से वो मैच कर गया और मैंने वही आंसर टिक कर दिया। तो मैं बस आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन में ऐसे नंबर आते हैं जिनको इंटीग्रेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और आप लोगों को आगे चीजें मिलेंगी, सब चीजें। तो ये जो हम लोग रिएक्शन जो लिख रहे हैं, इसमें एक्चुअल में देखो बनाने में दिक्कत नहीं है, पर इसको सॉल्व करने में दिक्कत है, क्योंकि आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो मैं इक्वेशन तो बना दूंगा पर आप उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए अगर मान लो कोफिशिएंट, कोई कहता है सर अगर कोफिशिएंट यहाँ पे मान लो कि सर 2 हो गया तब क्या होगा? अरे कोफिशिएंट 2-3 होने पे इंटीग्रेशन फंस जाएगा और कुछ नहीं होगा। सिंपल वाले को पहले मैं समझाता हूँ, सिंपल वाले में क्या हो सकता है। देखो पहले t इक्वल टू 0 पे दोनों का हम लोगों को कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा। अब a और b का स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन सेम हो ये जरूरी नहीं है, सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। भाई दो अलग अलग रिएक्टेंट है, तो दो अलग अलग रिएक्टेंट का सेम कंसंट्रेशन होना जरूरी नहीं है, तो हम लोग इसको लेते हैं a और b। पर अगर दोनों को कोफिशिएंट सेम है तो दोनों जो कंज्यूम होंगे उनके मोल सेम होंगे। मतलब कि जब t इक्वल टू टी टाइम पे लेते हैं मान लो, तो इसको मैंने किया a माइनस एक्स और इसको मैंने किया b माइनस एक्स, मतलब ये कुछ ऐसा किया। इसमें क्या है कि देखो कोफिशिएंट सेम है तो कंज्यूम होने का रेट सेम होगा। हाँ अगर यहाँ पे 2 होता, मान लो अगर यहाँ पे 2 होता तो ये 2x हो जाता और कोई दिक्कत नहीं आती। तो वैसे में कोफिशिएंट 1 और 1 लिया तो x और x। तो अब देखो रेट क्या होगा, पहले समझते रेट ऑफ रिएक्शन। आपने क्या पढ़ा क्या है? तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा पहले वाले के हिसाब से, ए वाले के लिए मैंने पढ़ाया है माइनस dA/dt, और बी वाले के लिए करोगे तो माइनस dB/dt। हाँ अगर कोई कोफिशिएंट होता तो यहाँ पे वो उससे डिवाइड हो जाता, जैसा पहले बताया हुआ है। मान लो अगर यहाँ पे कोफिशिएंट अगर यहाँ पे मान लो 5 होता तो यहाँ पे -1/5 होता और कुछ नहीं होता। फिर होगा k और ये होगा a⁴ और ये होगा b⁴ सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है, ये जो लिखा है सामने ये सॉल्व नहीं हो सकता। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? देखो अगर आप इसको इसके इक्वल करते हो मान लो, तो ये डिफरेंशिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू बी, और यहाँ पे b के साथ साथ a भी एक वेरिएबल है। देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है a और b। आपने जितने इंटीग्रेशन पढ़े होंगे तो इंटीग्रेशन के सिंबल में अंदर x का फंक्शन होता है, आगे dx लिखा होता है। तो यहाँ पे देखो दिक्कतें क्या है। पहले दिक्कत यही कि अगर आप मान लो कि देखो इक्वल करोगे सॉल्व करने के लिए, अगर आप इसको इसके इक्वल करते हो तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, a भी वेरिएबल है b भी वेरिएबल है। अब यहाँ पे सिर्फ db का फंक्शन है तो a वेरिएबल है, a कैसे सॉल्व होगा? समझ में आप लोगों को आ रहा होगा कि शायद जो वेरिएबल है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। a इज ऑल्सो वेरिएबल, a कांस्टेंट नहीं है इसमें, क्योंकि मोल a का भी चेंज हो रहा है, देखो b का भी मोल चेंज होगा, दोनों के मोल चेंज हो रहे हैं, a और b दोनों के मोल, तो दोनों वेरिएबल है। अगर आपने सपोज किया कि इसको जो है इसको इसकी इक्वल कर लेते हैं, तो a का वेरिएबल तो चलो इससे सॉल्व हो जाएगा, पर b का वेरिएबल फंस जाएगा। तो यहाँ पे दिक्कत सबसे पहले किसका है? वेरिएबल का। तो इसीलिए अगर आप लोगों को याद होगा जीरो ऑर्डर जब हम लोगों ने किया था तो मैंने एक बार इक्वेशन x के टर्म में सॉल्व किया था, मैंने एक बार x के टर्म में करके दिखाया था और ये बोला था कि ये तरीका आपको आगे यूज करना पड़ेगा। तो जब ऐसा कोई दो वेरिएबल आ जाएगा, जब जैसे यहाँ पे a और b दो वेरिएबल है, तो अगर आपने इसको ऐसे a के टर्म में लिखा ये, या फिर आप जैसे इसको b के टर्म में लिखो मान लीजिए, तो इक्वेशन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तब क्या करेंगे? देखो है क्या, ए का मतलब क्या होता है? देखो ए का ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
तो ये आपका और ये क्या होता है, ये भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ए इनिशियल मोल है और एक्स क्या है जो कंज्यूम हुआ, तो आप इसको यहाँ पे रख सकते हो। तो और या फिर आप चाहो तो बी की जगह इसको भी रख सकते हो, आप जिसके जगह जो रखना चाहो रख सकते हो। तो देखो क्या होगा, माइनस ए माइनस एक्स। तो ये सबको समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप कैपिटल ए या कैपिटल बी के टर्म में लिखोगे तो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकता है, तो इसीलिए हम लोगों को इसको एक्स के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आपके पास हो गया, ये होगा माइनस डी बी माइनस एक्स बाई डी टी और इक्वल होगा के ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स। ठीक है। ये अब देखो पहले समझ लो क्या है क्या, देखो आप आराम से सोचो, ये इसमें ए और बी क्या है, देखो ये वाली ये क्या, ये ए जिसमें ग्रीन कलर देखा, देखो ये और ये बी क्या है, ये इनिशियल मोल है। अरे मान लो इनिशियल मोल कुछ लिया है 10 12 20, तो वो तो कांस्टेंट होगा। अरे भाई हमने मान लेते हैं कि मान लो कोई भी रिएक्टेंट ए है, हमने उसके स्टार्टिंग में मोल लिया 10, तो स्टार्टिंग का मोल तो कांस्टेंट होगा, पर जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगा तो ए का मोल चेंज होता रहेगा, पर इनिशियल मोल तो 10 ही बोला जाएगा ना बार बार। तो ए क्या है, ए इसका इनिशियल मोल है, वो कांस्टेंट है, पर जब टाइम चेंज होता रहेगा, देखो जब टाइम चेंज होता रहेगा तो उसमें x का वैल्यू चेंज होता रहेगा। ये बात समझने की जरूरत है, जब जब टाइम चेंज होगा तो x का वैल्यू चेंज होगा, a नहीं चेंज होगा, a तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि a का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा dx बाई डी टी, या इससे भी वही आएगा, डी बी का डिफरेंशिएशन 0, तो ये होगा dx बाई डी टी और इक्वल टू k टाइम्स a माइनस एक्स एंड b माइनस एक्स। तो यहाँ पे देखो अब क्या हुआ, देखो समझो क्या हुआ, क्या इसमें a क्या है कांस्टेंट, b क्या है कांस्टेंट, अरे a और b क्या है, a एंड b आर इनिशियल मोल्स, वो तो कांस्टेंट होता है, आर इनिशियल मोल्स ऑफ a एंड b। चेंज क्या हो रहा है, वो x जो कंज्यूमर है वो वेरिएबल है, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x का, और यहाँ पे एक ही के टर्म में dx के टर्म में। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे x ही वेरिएबल है और हम लोगों को dx के टर्म में सॉल्व करना है। तो देखो क्या कर सकते हैं अब इसको, तो सबको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो सकता है, dx अपॉन a माइनस एक्स b माइनस एक्स और इक्वल टू k dt। ठीक है, और हमको इसको इंटीग्रेट करना है, बस इसी को इंटीग्रेट करना है और कुछ नहीं करना, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका देखो ये जो क्वेश्चन बनना है, तो अगर आपको 2 की जगह 3 रिएक्टेंट आ गए, 4 रिएक्टेंट आ गए, तो आपको उसको ऐसे dx के फॉर्म में करना होगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं हो पाएगा, और उसमें प्रॉब्लम आपका फंसेगा ये इंटीग्रेशन का। तो अगर आप मान लो कोविशन 2 लेते, तो मान लो कोविशन अगर 2 लेते, तो यहाँ पे देखो ये जो x है, तो x की जगह आता है 2x, तो 2x आता है तो यहाँ पर 2 हो जाता है, और थोड़ा सा वही प्रॉब्लम फंस जाता है, और इसके अलावा कुछ नहीं होता, बाकी तो सब सेम ही रहता है उसमें एक्चुअल में। तो a एंड b कहाँ गए, a एंड b ये है तो, और कहाँ गई है, और ये है तो ये लेफ्ट साइड वाले। अरे a और b जो थे वो इनिशियल मोल थे, इनिशियल मोल क्या होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। अरे ये पढ़ाया होगा ना आप लोग। देखो मान लो डिफरेंशिएशन करते हो, मान लो 4 प्लस एक्स का मतलब नहीं, ऐसा नहीं, मान लो 4 प्लस सपोज करते हैं y, ये डिफरेंशिएट करना है, तो पता होगा ना 0 प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अरे 4 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, तो a और b बेटा इनिशियल मोल वो 0 हो गए, तो ये सिर्फ x वेरिएबल बचा, तो वो किया है a और b इनिशियल मोल है जो आपका 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है अभी, तो वो डिफरेंशिएशन है वो 0 हो जाएगा वो। और एक्चुअल में देखो कैलकुलस का क्या है कि मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, एक्चुअल में देखो होता क्या, ये आप लोगों ने फील किया होगा एक्चुअल में, खुद को कभी आप अगर अपने आप को कभी जज करो, अगर आप 1 साल से मान लो पढ़ाई कर रहे हो मान लो, और आप कभी खुद को जज करो, तो जो चीजें आपको 1 साल पहले समझ में नहीं आती, जैसे आप नए नए जब पेस में आए होगे या फिर जब नए नए क्लास 11th में गए होगे, तो कई चीजें समझ में नहीं आती है,
पर वही चीजें 1 साल बाद समझ में आने लग जाती है। तो उसको बोलते हैं कि एक्चुअल में 10th तक में मैंने कई बार कहा होगा कि बच्चा सोचता नहीं है, उसका मतलब सोचने का पावर खत्म हो जाता है। धीरे धीरे आपका जो दिमाग होता है वो खुलने लगता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जो कैलकुलस जो होता है वो कई बार आपको ज्यादा समझ में नहीं आता, कई बार ऐसा होता है। पर वही कैलकुलस जब आप क्लास 12th में करते हो तो आपको बहुत इजी लगता है और बहुत ही मतलब मजा आता है। तो ये चीजें बदल जाती है एक्चुअल में विद टाइम। तो कैलकुलस में कई बातें जो होती है जो आपको ध्यान नहीं रहती एक्चुअल में। तो हम लोग अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ये सॉल्व होगा कैसे। अब इसको जैसे सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व करना तो आपको पढ़ाया ही नहीं गया होगा। मतलब आपको, मतलब मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि आपको जैसे इस तरीके के जो इंटीग्रेशन है, जैसे मान लो कि ऐसा इंटीग्रेशन, मान लो कि dx इक्वल टू मान लो 5 माइनस एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन तो एक बार चलो शायद पढ़ा दिया गया हो, शायद वो भी डाउट है। पर मान लो कि dx इक्वल टू मान लो 5 माइनस एक्स है और मान लो कि कुछ 3 माइनस एक्स है। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये आपको नहीं पढ़ाएगा। मतलब ये तो अभी आपको पढ़ाया ही नहीं होगा। ये काफी हाई लेवल के इंटीग्रेशन होते हैं जो स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाया जाता। समझ नहीं आएगा तो मुझे पता है ये नहीं पढ़ाएगा होगा, तो अब ऐसा इंटीग्रेशन पढ़ाया ही नहीं गया होगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक्चुअल में इसके लिए आपको इंटीग्रेशन में पढ़ाया जाएगा एक पार्शियल इंटीग्रेशन, ये टर्म आपको पढ़ाया जाएगा। पार्शियल इंटीग्रेशन में क्या होता है कि ये जो क्वाड्रेटिक होता है इसको हम लोग दो अलग अलग मतलब में ब्रेक करते हैं, मतलब दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक करते हैं। कैसे करेंगे देखो, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। जैसे ये 1/a-x है और b-x है, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि 1/a-x एंड माइनस b-x। और अगर मैं इसको ब्रैकेट बंद करूंगा तो इधर जाएगा b-x, इधर जाएगा a-x, तो बाहर b-x है। देखो ये दोनों सेम है। तो इसको इस तरीके से तोड़ते हैं और इसको, अब आप बोलोगे सर और केस आया तो, अरे और केस आया तो मैथ्स में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री में मैं यही दो वेरिएबल के लिए समझा रहा हूँ। अगर और कुछ दिक्कतें आई, अगर क्यूब रूट होगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी इक्वेशन। तो वही मैंने जैसा बताया कि अगर 3 रिएक्टेंट हो गए तो उसको सॉल्व करने में दिक्कत आएगी और कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए 2 का केस मैं बता रहा हूँ, बाकी आप कैलकुलस पढ़ लोगे आगे तो आगे का रूल यूज कर लेना। तो ये देखो दोनों सेम है, तो हम लोग इसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे इससे। तो क्या होगा आपके पास, तो ये आपके पास होगा मतलब 1/b- से मैंने कॉमन ले लिया, तो dx अपॉन a-x और माइनस टाइम होगा dx अपॉन b-x और ये होगा आपके पास k dt। देखो जब टाइम 0 है तो यहाँ पे ये x का फंक्शन है, तो x क्या है, x जो कंज्यूम होता है वो है। जब टाइम 0 होगा तो x के मोल 0 कंज्यूम हो, ये 0। और टाइम मान लो अगर t है तो ये कितना कंज्यूम होगा, x मोल, अरे x ही कंज्यूम होगा, और ये कितना कंज्यूम होगा, x मोल। ठीक है। तो अब आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। देखो मुझे रिजल्ट पता है, पर आप लोगों को इसको सॉल्व करना है और बताना है इसका क्या रिजल्ट आएगा। टाइम लो, कोई जल्दी नहीं है, कुछ कैलकुलेट। तो हाँ, सृष्टि जादव ने राइट भेजा, वेरी गुड। तो सृष्टि जादव का आंसर राइट है। अनुष्का नहीं बेटा, नहीं 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 वो नहीं, तो सृष्टि जादव का आंसर राइट है, एकदम सही है, वेरी गुड। तो b- से आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो एक्चुअल में ये क्योंकि माइनस एक्स है तो माइनस आएगा, तो ये होगा -ln a-x। इसका आंसर तो लिखने दो। नहीं बेटा अनन्या, आपने ए नॉट और बी नॉट क्यों ले लिया, उसको जरूरत ही नहीं थी। अभी स्मॉल ए के टर्म में करते ना वो। तो प्लस ln है और ये माइनस आपने मतलब जो सृष्टि यादव ने लिखा उसको मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ क्योंकि मैं आपका ही सॉल्व कर देता हूँ, तो मुझे पूरा रिजल्ट याद है तो मैं पूरा ब्रेक करके, तो ये प्लस प्लस नहीं, हाँ ये प्लस होगा b-x और ये होगा -ln b। तो सब लोग इसको ध्यान से करो, यही आएगा, करके देख लो, 100% यही आएगा, ये सही आंसर है। तो ये आंसर आना चाहिए, इसके अलावा कुछ और आ रहा है
इसके अलावा कुछ और आ रहा है, इसका मतलब कि कैलकुलस रिवाइज करो और कुछ नहीं। तो एक्चुअल में इंटीग्रेशन में a माइनस एक्स आता है, जब जीरो लिमिट रखोगे तो ln हो जाता है वो, और क्योंकि मतलब माइनस माइनस प्लस होता है। अरे कर लेना, कैलकुलस हो गया। तो ये क्या हुआ, ये होगा 1/b माइनस ए, और ये होता है ln, ये होगा a इंटू बी माइनस एक्स अपॉन ये होगा बी ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी, ln है ये। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर दो रिएक्टेंट, फॉर्मूला क्या है देखो, याद करना चाहो कर लो, इस पे कभी क्वेश्चन आया नहीं है, पर पता होना चाहिए। एडवांस में आ सकता है लेकिन, और मतलब डिराइव भी करना चाहो कर सकता है, लेकिन इतना टाइम होता है नहीं एग्जाम में डिराइव करने का। याद कर लो, अच्छा रहेगा। या इसको लिखा जा सकता है 2.303 अपॉन बी माइनस से, अगर दो रिएक्टेंट होंगे तो, और ये होता है लॉग ए और बी माइनस एक्स, और ये होगा बी, और ये होगा a माइनस एक्स इक्वल टू के टी। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला रहता है। तो ये आपका फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, अगर दो रिएक्टेंट होते हैं तो ये फॉर्मूला आपका वैलिड रहता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखो आगे बढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी में ये सब कुछ नहीं दिया, एनसीईआरटी में तो एक्चुअल में कुछ भी नहीं दिया रहता है, पर एनसीईआरटी में जो दिया वो आपको बताना जरूर। एनसीईआरटी में जैसे मैंने बताया कुछ थ्योरी के रिगार्डिंग कुछ दिया है, तो वहां पे एक टर्म दिया है सूडो फर्स्ट ऑर्डर। हाँ, अगर तीन रिएक्टेंट हुए क्या हुआ तो समझ में आपको आ गया कि लॉजिक क्या बताया, आप उस लॉजिक का यूज करके सॉल्व कर लेना है। देखो उसमें कैलकुलस आएगा। मैं एक्चुअल में सही बता रहा हूँ कि मुझे मैथ्स अभी बहुत ज्यादा आता नहीं है, मतलब एक टाइम पे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था, पर आपको पता होगा लाइफ में विद टाइम चॉइस बदलते रहते हैं, तो मैथ अभी मुझे ज्यादा पसंद नहीं सब्जेक्ट एक्चुअल में। तो बाकी कैलकुलस आप लोग मैथ में करोगे। अभी देखो, अगर कोई बच्चा मेडिकल का है, मान लो कोई बच्चा मेडिकल में तो ये सब आएगा ही नहीं। मेडिकल वालों की औकात के मेडिकल में आएगा ही नहीं, गारंटेड नहीं आएगा। मेडिकल में ये इक्वेशन आ ही नहीं सकता, ये कंफर्म। मतलब आप आंख बंद कर, अगर आप मेडिकल के बच्चे हो तो आंख बंद करके आप इसको छोड़ दो, आएगा ही नहीं, मतलब आ ही नहीं सकता है। तो मेडिकल में तो बहुत सिंपल सिंपल से इक्वेशन आते हैं। हाँ, पर अगर आप जे एडवांस का सोचते हो तो एडवांस में तो आ सकता है, और एडवांस वालों को मैथ्स पढ़ाया ही जाता है, तो जब कैलकुलस अच्छा हो जाएगा तो इक्वेशन बना के कर लेना बाकी जो। तो अब इसमें है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सूडो का मतलब क्या होता है कि वर्चुअल, पता होगा ना जिसको बोलते हैं ना, बोल सकते भूत, हॉन्टेड भूत बोलते हैं ना, भूत। भूत मतलब कि जिसका एग्जिस्टेंस पे थोड़ा सवाल उठता है, तो दैट इज सूडो। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है कि कई बार रिएक्शंस ऐसे होते, पहले इसको समझ लो, कई बार रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनका ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर तो नहीं होता है, पर फर्स्ट ऑर्डर के जैसे बिहेव करते हैं। मतलब ऑर्डर कुछ और है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, पर वो बिहेव कर रहे फर्स्ट ऑर्डर के जैसे, तो वो रिएक्शन कहलाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर। मैं भी एग्जांपल समझाऊंगा आप लोगों को। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर के जैसे बिहेव कर रहा है पर वो है नहीं फर्स्ट ऑर्डर, तो दैट इज द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या होता है क्या इसमें, तो इसमें देखो लिखते गए ऑर्डर ऑफ, एक बार की बात है एक्चुअल में ये, लेकिन पेस की टेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, किसी एग्जाम की टेस्ट में यही आया था कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, उसमें कुछ स्टेटमेंट दिए थे, तो उसमें ये था नीचे कि इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो वो उसका गलत आंसर है। अरे फर्स्ट ऑर्डर नहीं होता, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। अगर फर्स्ट ऑर्डर होगा तो उसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर को बोलते हैं। देखो सूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये है कि उसका ऑर्डर फर्स्ट नहीं, उसका ऑर्डर कुछ और है, सेकेंड थर्ड कुछ और हो सकता है, पर वो बिहेव करता है फर्स्ट ऑर्डर के जैसे। पर अगर आपसे पूछे सूडो फर्स्ट ऑर्डर का ऑर्डर क्या है, तो वो डिपेंड करता है। नॉर्मली वैसे इस केस में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है जो फर्स्ट ऑर्डर के जैसे बिहेव करता है, एग्जांपल में भी आपको बताऊंगा। पर सूडो फर्स्ट ऑर्डर का ऑर्डर वन नहीं हो सकता, ये बात आपको ध्यान रखना है। वो वन के जैसा बिहेव कर रहा है पर है नहीं उसका वन ऑर्डर। और क्या होता है, मैं भी एग्जांपल में भी आपको सब समझा रहा हूं। तो इसमें क्या होता है, ऑर्डर ऑफ दिस टाइप of reaction is not first order. Order of this type of reaction is not first order, but this type of reaction, but this type of reaction
behaves like फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर नहीं होता, पर फर्स्ट ऑर्डर के जैसे बिहेव करते हैं, तो ये होता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर। है नहीं फर्स्ट ऑर्डर पर बिहेव करता है। कैसे हो सकता है, एग्जांपल को समझते हैं। तो जैसे मान लो कि एक रिएक्शन लेते हैं, ए प्लस बी से बनता है प्रोडक्ट, और यहाँ पे जो रेट लॉ डिफाइन किया, मान लेते हैं हमने रेट लॉ लिखा है के ए टू द पावर 1 और बी टू द पावर 1। ठीक है, तो अगर मान लो कि इसमें कि ए जो है ए का जो कंसंट्रेशन है अगर बी से बहुत ज्यादा होता है, मान लो अगर ए का कंसंट्रेशन बी से बहुत ज्यादा होता है, तो फिर ए का कंसंट्रेशन नियरली कांस्टेंट होता है। ए का कंसंट्रेशन क्या होगा, ये मतलब इस ऐसे केस में भी एग्जांपल बताता हूँ, पहले आप बात लिख लेते हैं। मतलब ए का जो कंसंट्रेशन होगा वो नियरली कांस्टेंट होगा, वो चेंज ही नहीं होगा। तो जब चेंज ही नहीं होगा तो उसमें ज्यादा कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली के डैश और इनटू बी टू द पावर 1। तो यहाँ पे ए एक्चुअल में कोई रोल ही प्ले नहीं करता, एक तरीके से क्या है, ए कांस्टेंट है, तो उसका कोई रोल ही प्ले नहीं होता। कैसे, इस बात को समझते हैं। देखो एक एग्जांपल समझते हैं और फिर नीचे रिएक्शन का भी एग्जांपल समझेंगे। पहले इस बात को समझते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे मान लो ए और बी है, मैंने कहा कि ए का मोल बहुत ज्यादा है, सपोज करो ए का मोल है 1000 और बी का मोल मान लेते हैं आपके पास 1। ठीक है, मान ले अरे बी का मोल काफी कम है और ए का मोल काफी ज्यादा है, तो ए का मोल 1000 एज्यूम कर लेते हैं। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि करोड़, मतलब प्रैक्टिकली मैं बात करूं कि 1000 या 500 कुछ ऐसे मोल, और बी के कुछ मोल 1 और 2, मतलब बी के मोल काफी कम है और ए के मोल काफी ज्यादा है। तो अब देखो इस पे अगर आप कोई रेट डिफाइन करो, मान लो अगर आप रेट लिखते हो तो आप आराम से समझो रेट क्या होगा। देखो के इंटू 1000 इंटू 1, तो ये क्या होगा 1000 के। मैं आपको बस समझाने के लिए एग्जांपल बता रहा हूँ। देखो इसका रेट क्या है 1000 के। ठीक है, मान लेते रिएक्शन थोड़ा सा आगे प्रोसीड किया, मान लो जैसे इसको सपोज करते इसका मोल पहले क्या था 1000 था, देखो इसका मोल पहले 1000 था, इसका 1 था। मान लो रिएक्शन प्रोसीड किया, दोनों के आधे आधे मोल, अरे दोनों का कोफिशिएंट सेम है तो दोनों का सेम मोल कंज्यूम होगा, तो ये अब आधा मोल कंज्यूम होगा, कितना हो गया 99.5 और ये कितना हो गया 0.5। तो समझो बी का मोल आधा हो रहा है और ए के मोल में कोई चेंज नहीं। पर अगर अभी आप रेट निकालो, देखो रेट निकालो, तो देखो क्या होगा, रेट इक्वल टू के और ये होगा 999 मतलब वही 999.5 और ये कितना होगा 0.5। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने पे मेरे हिसाब से ये 4 मतलब 99 पॉइंट कितना होगा, मेरे हिसाब से ये 25 आ रहा है मेरे हिसाब से। तो अब आप ये बात समझो, आराम से समझो, ये के देखो ये जो रेट है, देखो रेट जो रेट ये 1000 से 500 हो गया, रेट 1000 से 500 हो गया, क्यों, क्योंकि बी 1 से हो गया 0.5 और ए के मोल में चेंज ही नहीं आ रहे। तो ऐसा कोई रिएक्शन जहां पे जो रेट होता है, रेट मेनली एक ही रिएक्टेंट डिसाइड कर रहा है, दूसरा वाला डिसाइड नहीं कर पा रहा, क्यों, क्योंकि दूसरे वाले का मोल बहुत ज्यादा है, तो उसके मोल में चेंजेस नेग्लिजिबल है। जैसे ये मान लो पहले 1000 था, अभी 999 मतलब 999.5 हो गया, तो ये नियरली कांस्टेंट है, पर ये क्या हो गया आधा, तो ये रेट देखो आधा हो गया। अब मान लो आपका और एज्यूम कर लेते हैं, मान लो कि ये मान लो कि पूरा कंज्यूम हो गया, तो 999 और ये क्या होगा 0। तो अगर आप अब आप फिर से रेट निकालो तो देखो क्या होगा, k इक्वल टू 999 और मान लो 0, तो इसका देखो रेट क्या आ गया 0। तो b 0 हुआ तो देखो रेट भी 0 हो गए। तो ऐसा केस जहां पे दो रिएक्टेंट होते हैं, दो में से एक का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, दूसरे का अमाउंट काफी कम होता है, वैसे केस में जो रिएक्शन का रेट होता है वो वही डिसाइड करता है जिसका अमाउंट कम होता है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि ऐसे रिएक्शंस में क्या होता है, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है उसमें नॉर्मली जो चेंजेस होते हैं वो काफी कम होते हैं, तो नॉर्मली वो रेट को ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है। तो ऐसे रिएक्शंस को बोला जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बोलो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ू। समझ में सबको आ रहा है कि मैंने क्या समझाया ये?
तो अगर एक बहुत ज्यादा होता है और एक बहुत कम होता है, तो जो कम वाला होता है वही रेट को कंट्रोल करता है, ज्यादा वाला फिर कुछ ज्यादा कर नहीं पाता है वो। तो ये आपका होता है सोडा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसको लेके दो बहुत फेमस एग्जांपल एनसीईआरटी में वही दो एग्जांपल दिए हुए हैं। ये सब चीजें एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बस दो एग्जांपल दिए हैं, बहुत फेमस एग्जांपल है, और वो कई बार एग्जाम में पूछे गए। हाँ, इवन वो जो एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूँ ये आपको आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाए भी जाएंगे। तो क्या है दो एग्जांपल? पहला एग्जांपल है आपको सुक्रोज का। अरे सुक्रोज का सबको फॉर्मूला पता होगा, C12H22O11। अरे ये रिएक्शन तो सबको पता ही होगा, इसका रिएक्शन करो वाटर के साथ ही, सॉरी वाटर के साथ। अरे सुक्रोज का मतलब चीनी होता है, शुगर, ठीक है, शुगर, एक चम्मच शुगर लो पानी में मिला दो, वही शुगर। तो इससे बनता है ग्लूकोज। और देखो ट्वाइस टाइम इसको नहीं लिख सकते भाई, अब आप लोगों ने आइसोमर पढ़ लिया है, तो ये दो अलग अलग चीजें होती है, ग्लूकोज बनता है और और फ्रक्टोज बनता है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। किसका क्या स्ट्रक्चर वो आगे देखा जाएगा। तो नॉर्मली ऐसे रिएक्शंस में क्या होता है, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है, देखो वाटर सॉल्वेंट है, तो वाटर सॉल्वेंट है, तो इसका मोल, जैसे आप जब रिएक्शन करोगे तो नॉर्मली इसके मोल में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते। तो जैसे ये रिएक्शन ही देके पूछा गया एग्जाम में किसका ऑर्डर क्या है, और स्टेटमेंट में सूडो फर्स्ट ऑर्डर वर्ड मेंशन किया हुआ था, तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वाटर सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है आपका सुक्रोज के कंपैरिजन में। तो नॉर्मली जो वाटर का जो मोल होगा वो नियरली कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो रेट क्या लिखा जा सकता है, रेट इक्वल टू लिखा जा सकता है अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली मैं कह रहा हूँ ये कि, या पहले इक्वल टू, चलो पहले इक्वल टू क्या हो सकता है, के वाटर की पावर 1 एंड सुक्रोज की पावर 1। पर क्योंकि वाटर का कंसेंट्रेशन नियरली सेम है, एक चीज मतलब ये ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन है इसको या तो ये फर्स्ट ऑर्डर कभी मत बोलना, फर्स्ट ऑर्डर अगर आपने बोला तो गलत आंसर है। ये रिएक्शन या तो आप कहोगे सेकेंड ऑर्डर है, या अगर आपको ऑप्शन में दिया सूडो फर्स्ट ऑर्डर, जो कि ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी यही वर्ड यूज किया सूडो फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर मत बोल देना, देखो दो ये अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर कहीं से नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर के जैसा बिहेव कर रहा है पर फर्स्ट ऑर्डर है नहीं, है एक्चुअल में सेकंड ऑर्डर। तो ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर के जैसा बिहेव करता है। तो यहाँ पे इन दोनों का मोल नियरली, मतलब इसका मोल नियरली कांस्टेंट ही रहता है, ज्यादा चेंज तो कुछ हो नहीं रहा है। तो रेट इक्वल टू लिखा जा सकता है के डैश और C12H22O11, और के डैश का मतलब होगा के और ये वाटर। तो ये पहला है, पहला क्या, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, ठीक है, हाइड्रोलिसिस मतलब कि वाटर से रिएक्शन। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज अ एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, मतलब सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है, ये पहला एग्जांपल है। सेकंड ऑर्डर कैसे भाई, देखो दोनों को पावर 1 है ना, ये 1 और 1, नॉर्मली तो यही बताया था, 1 और 1 कितना होगा 2। अरे नॉर्मली तो चैप्टर यही था ना, 1 और 1 ऑर्डर 2। हाँ, पर वाटर का क्योंकि चेंज हो नहीं रहा तो वो हमने अपने कन्वीनियंट के लिए हटाया है। देखो है तो एक्चुअल में ऑर्डर 2 ही, देखो ऑर्डर तो इसका 2 ही है, पर हमने देखा कि इसके मोल में चेंज हो ही नहीं रहा है, तो हमने इसको अपने हिसाब से हटा दिया। तो ये फर्स्ट ऑर्डर के जैसा बिहेव कर रहा है, पर है इसका ऑर्डर 2 ही। तो एक एग्जाम्पल, और एक दूसरा एग्जाम्पल चलो आप लोगों को शायद ईस्टर पता होगा, मैंने शायद ये ईस्टर के बारे में कभी बताया हो, नहीं तो आगे आएगा। ईस्टर का भी हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ईस्टर के हाइड्रोलिसिस से क्या क्या बनता है किसी को मालूम है? अगर ईस्टर को उठा के अगर आप पानी में डालोगे तो क्या बनेगा? अरे ईस्टर सुना होगा ना, क्लास 10th में लिखा रहता है फ्रूटी स्मेल, सब वर्ड सुने होंगे ना। ईस्टर को अगर उठा के पानी में डालोगे तो क्या बनेगा, कोई बता सकता है मेरे को? अरे किसी ने ये रिएक्शन नहीं सुना किसी ने? अच्छा क्लास 10th में किसी ने ये रिएक्शन नहीं सुना, सोपनिफिकेशन?
सोपनिफिकेशन या फिर आपका सैपोनिफिकेशन। इथेनोइक एसिड, अरे इथेनोइक एसिड बता तब बनेगा जब 2 कार्बन होगा, अभी कार्बन तो बताया ही नहीं तो आपने इथेनोइक एसिड कैसे डिसाइड कर लिया? कार्बोनेट, चलो ठीक है, तो मैं चलो लिख देता हूँ, मतलब आपको रिएक्शंस नहीं पता है। तो ईस्टर का देखो स्ट्रक्चर तो पता होगा ना, ये इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल। बेटा इथेनोइक एसिड और इथेनॉल तब बनेगा जब दोनों साइड 2-2 कार्बन हो। कार्बन कहाँ मैंने बता दिया आप लोग खुद से इथेनोइक एसिड कैसे, आप बोलो एसिड और अल्कोहल, ये बोलो इथेनोइक एथ कहाँ से आ गए भाई, 2 कार्बन कहाँ से आ गए? तो कार्बन का तो नंबर बताया ही नहीं कहीं पे एक्चुअल में। तो देखो ईस्टर क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और ये होता है ओ आर डैश, और वाटर का H, और ये होता है OH। अब देखो मैं रिएक्शन करा के नहीं दिखा रहा, बस मैं आपको प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। H को यहाँ दो और OH को यहाँ दो, तो इससे बनेगा RCOOH एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में अल्कोहल। रिएक्शन में कर नहीं रहा, बस आपको मैं बता रहा हूँ कि ईस्टर के हाइड्रोलिसिस से एसिड और अल्कोहल बनता है। इथेनॉल बनेगा, मिथेनॉल बनेगा, प्रोपेनॉल बनेगा, वो तो कार्बन पे डिपेंड करेगा। आप पहले से कैसे कार्बन को अज्यूम कर सकते हो? तो यहाँ पे भी क्या है, ये हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब ये होता है कि आपने किसी चीज को, जैसे अरे घर पे कभी पानी में नमक मिलाया होगा, पानी में कभी शुगर मिलाया होगा, तो वही सब चीजें हैं। तो अगर आप वाटर में ईस्टर मिला दो तो वो उसमें अल्कोहल मतलब और एसिड बन जाता है एक्चुअल में। और आप लोगों को याद होगा, मैंने कभी अल्कोहल को लेके कभी ये सुनाया होगा कि हम लोग मतलब जो ड्रिंक करने के लिए यूज करते हैं वो इथेनॉल होता है, पता होगा कि हम लोग इथेनॉल का यूज करते हैं। मिथेनॉल पॉइजनस होता है, मिथेनॉल पीने से लोगों की मौत हो जाती है। अभी आप लोगों ने ये न्यूज सुना है कि 2-3 दिन पहले यूपी में आगरा या अलीगढ़ के पास ऐसा हुआ कि जहरीली शराब पीने से भी 33 या 35 लोगों की मौत हो गई। सुना आप लोगों ने? किसी ने सुना या नहीं सुना है? अरे अभी कल परसों की बात है। तो मैंने आप लोगों को बताया होगा शायद स्टोरी, पता नहीं, मैं ये स्टोरी जरूर बताता हूँ। हाँ कि इंडिया में ऐसा होता रहता है और आपको ये न्यूज मतलब मिलता रहेगा सुनने में, और मतलब ऐसा होता रहता है एक्चुअल में। मतलब होता क्या है कि मतलब जो गांव के लोग होते हैं, और ये इंडिया में ऐसा नहीं कि यूपी में होता है, इंडिया में हर जगह होता है। सबसे ज्यादा तो गुजरात में होता है, क्योंकि गुजरात में अल्कोहल बैन है, तो वहां पे ऐसे लीगल काम बहुत ज्यादा होते हैं। तो इंडिया में हर जगह अच्छा नहीं सुना, नहीं सुना, मैं बता देता हूँ बेटा, ऐसा होता रहता है एक्चुअल में। बहुतों ने यस बोला और कुछ बोला नो। हाँ, तो ये होता रहता है इंडिया में कि कई बार इलीगल अल्कोहल गाँव में बनाए जाते रहते हैं। तो जब इलीगल अल्कोहल बनाया जाता है तो उसकी टेस्टिंग तो करते नहीं है, टेस्टिंग तो किया नहीं, और उसको मार्केट में भेज दिया। और मार्केट में भेज दिया, पता चला इथेनॉल की जगह मिथेनॉल बन गया। और जितने लोग पीते हैं, वही पता ही होता है कि अल्कोहल की दुकान में कितनी भीड़ होती है। तो जितने लोग पीते हैं फिर वो तुरंत पहले अंधे होते हैं, मतलब 2-4 घंटे में अंधे होते हैं, उसके बाद सीधा टपक जाते हैं। तो अभी अलीगढ़ या आगरा कोई जगह यूपी में हुआ था, करीब 35 लोगों की मौत हुई इसमें। और ऐसा होता रहता है, अगर आप न्यूज को फॉलो करते रहोगे तो आपको ऐसी न्यूज इंडिया में हर 2-4 महीने पे मतलब मिलता रहता है एक्चुअल में न्यूज। तो मुझे एक्चुअल में अचानक अल्कोहल से ध्यान आया कि अल्कोहल भी, सारे अल्कोहल आपकी बॉडी के लिए सही नहीं होते, कई अल्कोहल आपके बॉडी पे बहुत बैड इफेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें भी देखो रेट क्या होता है, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो होगा के टाइम्स वाटर का पावर 1 और ईस्टर। और ये भी क्या है कि मतलब कि यहाँ पे वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है ये स्ट्रेस काफी ज्यादा होता है। ये जो मैंने 2 एग्जांपल बताए, ये 2 एग्जांपल जेई में और नीट में दोनों में कई बार पूछा जा चुका है कि ये किसका एग्जांपल है या फिर क्या होता है। तो दोनों में वाटर आपका सॉल्वेंट है, दोनों सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल है। ठीक है, वाटर का कंसंट्रेशन नियरली कांस्टेंट रहता है दोनों के केस में। और क्यों पूछा गया बहुत बार, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया, एनसीईआरटी में थोड़ा सा भी कई बार दिया रहता है, तो वो नीट जैसे एग्जाम में या फिर जेई मेन जैसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है वही सब बातें। तो ये इसको आपके अप्रोक्सीमेटली मतलब के टाइम्स और ये ईस्टर के पावर 1, तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपका एग्जांपल होगा। ठीक है, और वही के डैश कर लेते हैं, और के डैश इक्वल टू के और H2 के पावर 1। तो ये हमारा ऑर्डर वाला पार्ट हो गया। अब हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो ऑर्डर को कैलकुलेट करना सीखेंगे। हम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इंफॉर्मेशन दिया होगा, मतलब रिएक्टेंट का, थोड़ी देर बाद प्रोडक्ट का, और उसका यूज करके ऑर्डर निकालना सीखेंगे कि ऑर्डर को कैसे निकालते हैं। उसके भी 4-5 तरीके निकालने के।
तो ऑर्डर निकालने का तरीका हम लोग अब सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके पहले मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, मैं होमवर्क एक काम करता हूँ, आप लोगों के ग्रुप में भेजता हूँ, ठीक है? तो आप लोग अपने ग्रुप में जाओ, मैं आप लोगों को होमवर्क, ठीक है, भेजता हूँ एक्चुअल में, ठीक है? बाकी कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर